टॉपिक है वो मेरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए भी, और एक ऐसा इंसान जो कि एक साइकोलॉजिस्ट नहीं भी है उसके लिए भी ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में किसी न किसी एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है जिसको हम ट्रॉमेटिक कह सकते हैं। और इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये जो वेबिनार है इसका मकसद है साइको एजुकेशन। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके किसी भी डिसऑर्डर के बारे में, कि उस डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके बेसिस पे अगर आप अपना या दूसरों का जो है वो डायग्नोसिस करना शुरू कर दें, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग इसके बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अलबत्ता कोई एक बंदा जिसको लगे कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, वो किसी क्लिनिशियन से, साइकोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू अपना डायग्नोसिस, जो टेस्ट होते हैं, जो प्रूफ टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू करवा सकता है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब हम इसका वर्ड टू वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से एक इंसान को अपना कंट्रोल जो है, जो एनवायरनमेंट पर कंट्रोल है, उस पर कुछ हटन महसूस हो, मुझे लगे कि वो अपने एनवायरनमेंट से कंट्रोल जो है उसका खत्म हो रहा है। तो उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से हम सब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेमिलियर होते हैं। एक नेगेटिव फीलिंग है, ये नेगेटिव इफेक्ट है जो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जब हम एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई एक परेशानी की सिचुएशन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं वो एक हेल्दी स्ट्रेस होता है। लेकिन जब हम एक स्ट्रेस को, जब ट्रॉमा गुजर चुका है, पोस्ट ट्रॉमा, जब हम किसी भी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो एक प्रोलॉन्ग लंबे अरसे तक वो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर हम लोगों को एक डिसऑर्डर की साइड पे हम चले जाते हैं, हम उसको फिर एक डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। तो जब हमारा ट्रॉमा, आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, जब हम एक स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे ही जैसे कि जब हम एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब हमें एग्जाम का सीजन आता है तो हम एग्जाम्स के टाइम पे स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग उस टाइम पे स्ट्रेस को अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी का एक नॉर्मल हेल्दी रिस्पॉन्स है। लेकिन हमारा एग्जाम का पीरियड को ट्रैवलिंग महसूस हो रही है, उसको हेडेक्स महसूस हो रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन में इशू होने शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है वो पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे ट्रॉमा से, ऐसी सिचुएशन से हम हमेशा गुजरते हैं जो एंजाइटी प्रोवोकिंग होते हैं, जो फियर प्रोवोकिंग होते हैं। और एक रिसर्च के बेसिस पे 6% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम PTSD वंस इन देयर लाइफ। इसका मतलब ये है कि हम लोगों में से कोई भी इंसान जो है, 6 आउट ऑफ 100 लोग जो हैं वो कभी ना कभी जो PTSD है उसके सिम्टम्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक में हम ट्रॉमा को कैसे डिफाइन करते हैं। अब ट्रॉमा जो है वो बेसिकली एक इमोशनल स्टेट है, एक अफेक्ट है, अफेक्टिव फॉर्म है, किसी भी रिएक्शन को हम जो है वो ट्रॉमा कह सकते हैं। अब हम किस चीज़ के रिएक्शन को ट्रॉमा कहते हैं? ट्रॉमा जो होता है वो किसी भी टेरेबल इवेंट हो गया, लाइक एन एक्सीडेंट, अगर किसी के साथ रेप हो जाता है, या कोई नेचुरल डिजास्टर है जिस तरह के अर्थक्वेक आ गया तो, या सुनामी आ गई, इस तरह की जो सिचुएशंस जिसकी वजह से मैंने पहले भी बताया कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें ये लगे कि हम लोग अपना कंट्रोल जो है वो खो रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। जब हमारा कोई ऐसी किस्म की जो सिचुएशन आती है जिस तरह की नेचुरल डिजास्टर, हमारा घर टूट गया, हमारी फैमिली हमसे गुम गई, हम लोग को और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से हमें लगता है कि हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं। उस दौरान जो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, जो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा होता है, फीलिंग गिल्ट, फीलिंग शेम, फीलिंग इमोशंस जो कि सैड, फीलिंग सैड इमोशंस, ये सारे के जो सारे इमोशंस हैं, स्ट्रेस के इमोशंस, सारे हमें ट्रॉमा की जो एक ब्रॉड टर्म है उसके अंदर आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अब्यूज की। अब्यूज एक
अनदर फॉर्म ऑफ ट्रॉमा है। जब हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा की, जो कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं हमारे फिजिकल में हमारे आगे कि जिनका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। एक फॉर्म होती है अब्यूज। अब्यूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म में आती है, ये हमारी साइकोलॉजिकल फॉर्म में होती है और इससे हमें हार्म भी महसूस होता है। अब अब्यूज की जो प्रॉपर लैंग्वेज है, जैसे इम्प्रॉपर यूजेज और ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ऑफर टू अनफेयरली और इम्प्रॉपरली गेन बेनिफिट। हम टाइप्स ऑफ अब्यूज के साथ फेमिलियर होंगे। फिजिकल अब्यूज होता है जिसमें हम किसी इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए हम उसको हार्म करते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में हार्म देते हैं। उसकी किसी पसंद की चीज को तोड़ देना या फिर उसकी बॉडी पे उसको हार्म इंड्यूस करना, उसको मारना, उसको तकलीफ पहुंचाना। फिर आ जाता है इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज जो है वो रिलेटेड है हमारे इमोशनल फॉर्म से, किसी को बुरा भला कहना, किसी की नार्सिसिज्म शो करना, उसकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको नेगेटिव कमेंट्स देना। इस किस्म का फॉर्म जो होता है अब्यूज का, वो इमोशनल अब्यूज होता है। जो नेग्लेक्ट है ये हमारा चाइल्डहुड अब्यूज की फॉर्म में आ जाता है। ये हमें स्पाउस भी दे सकता है या फिर हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से भी मिल सकता है। नेग्लेक्ट ये है कि कोई इंसान तकलीफ में है, कोई इंसान परेशानी में है, या वो अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उसके लिए भी अपने किसी केयर टेकर, पेरेंट या स्पाउस की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वो उन्हें निग्लेक्ट करते हैं। अनह्यूमन ट्रीटमेंट जिसमें हम उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझते और उनके राइट्स को कंसिडर नहीं करते। उसके बाद हमने जब ट्रॉमा को डिफाइन कर दिया, DSM के डायग्नोसिस के हिसाब से एक इंसान जो खुद ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करे वो भी PTSD को एक्सपीरियंस कर सकता है, या फिर अगर वो किसी और को ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हुए देखे, जिस तरह के अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को या करीबी रिश्तेदारों को, क्लोज फ्रेंड्स को, उसका जब रेगुलर उस चीज के साथ एक्सपोजर हो जाता है तो वो उस टाइम पे भी PTSD को एक्सपीरियंस कर सकता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम ये देंगे कि जिस तरह के अगर इसके बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा होता है तो उसके बहन भाई भी इस PTSD को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा शायद PTSD को एक्सपीरियंस ना करे, लेकिन उसका जो बहन भाई है, चूंकि उसने उसके साथ डेली अब्यूज होता देखा है, तो हो सकता है वो भी एक्सपीरियंस करे। इसी तरह जो लोग वॉर में जाते हैं वो भी PTSD को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग नेचुरल डिजास्टर साइट्स पे काम करते हैं, इस तरह के ईदी वाले हो गए, चीपा वाले हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं ये भी PTSD को एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कि PTSD है क्या। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ PTSD। सबसे पहले जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। हम बात करें PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका मतलब है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा हम दोबारा से री एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हीं सिम्टम्स को। सबसे पहले चीज आती है डिफिकल्टी कंट्रोलिंग थॉट्स अबाउट द ट्रॉमा। जो भी हमारा ट्रॉमा होता है हम उसके बारे में थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। बार बार हमारे माइंड में इमेजेस आते हैं, हमारे माइंड में वो चीजें आती हैं, बार बार वो इमोशंस बार बार हमारे ऊपर दोबारा से हावी हुए होते हैं और हम उस चीज को दोबारा से री एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि वो ट्रॉमा प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अगर कोई फिजिकल अब्यूज का सर्वाइवर है तो उसको फिजिकल अब्यूज अब नहीं करना पड़ रहा, एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो इमोशंस दोबारा से वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको बॉडीली सेंसेशंस भी वैसे आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रूसिव मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमा। इंट्रूसिव मेमोरी का मतलब ये है कि बार बार इंट्रूसिव के आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार आपके जहन में वाली मेमोरी आ रही है, दोबारा से वही वाला ट्रॉमा, दोबारा से वही वाली टेंशन, दोबारा से वही वाली परेशानी, दोबारा से वही इमेजेस। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स जो है ये बहुत ज्यादा बुरा काम करते हैं किसी भी PTSD वाले बंदे के लिए। क्या करते हैं वो, क्योंकि फ्लैशबैक्स जो है वो हमारे ब्रेन में इमेजेस बन रही हैं एक रियल फॉर्म में, हमारे रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक कर। किस तरह ब्रेक कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसको इमेजेस होती हुई नजर आ रही हैं वैसे ही जैसे कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा था उस टाइम पे। समझिए अगर किसी इंसान ने कोई जल्जले में, अगर जल्जले का सर्वाइवर है तो उसे जल्जला महसूस हो रहा है उस टाइम पे, फ्लैशबैक्स के टाइम पे। ये इसके ब्रेन का एक पार्ट है जो हिप्पोकैम्पस जिसको हम कहते हैं और अमाइगडाला कहते हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं मिलके उसको वो वाले एक्सपीरियंस दोबारा से कराने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट द ट्रॉमा। अब नाइटमेयर्स में जो DSM के मुताबिक वो वाले जो कंटेंट है ना वो हमारा रिलेटेड होता है ट्रॉमा से।
जो भी नाइटमेयर्स जो है, वैसे अगर नॉर्मल आपको नाइटमेयर्स आते हैं वो उससे रिलेटेड नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के बाद हमेशा जो उसका कंटेंट होता है वो ट्रॉमा से रिलेटेड होता है। एक अब्यूज का चिल्ड्रन है, वो हमेशा देख रहा है ख्वाब में कि कोई इसे अब्यूज कर रहा है, तो ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एंजाइटी सिम्टम्स। एंजाइटी सिम्टम्स से हम सारे किसी न किसी टाइम पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस की होती है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं फीलिंग एंशियस एंड ऑन एज मोस्ट ऑफ द टाइम। फीलिंग एंशियस, परेशान होना, एक कांस्टेंट स्ट्रेस का जो हमारी बॉडी का एक्टिविटी लेवल है वो हाई रहता है हमेशा। एंड ऑन द एज का मतलब होता है हम लोग हमेशा फियर में रहते हैं, हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज से डरते रहते हैं, हम लोग हमेशा अपनी बॉडी को प्रिपेयर्ड रखते हैं किसी भी टेंशन के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, और हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा लगा रहता है। वो हमेशा किसी से या तो फाइट करे होंगे या किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश करे होंगे। उसके बाद आ जाता है बीइंग इरिटेबल, एंग्री और एग्रेसिव। वो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और वो एग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब बीइंग एग्रेसिव और बीइंग एंग्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्रेसिव का मतलब है कि आप किसी भी चीज के लिए जो आपके राइट्स है ना, उनको लेने के लिए आप हमेशा डोमिनेंट ऑफेंसिव फॉर्म लेते हैं अपनी। जिस तरह कि आपको पता है कि खाना पीना मेरा राइट है, आप हमेशा जब भी आपको अपना खाना पीना चाहिए आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। आप दूसरे पे असर्ट करना चाहते हो कि मेरे जो राइट्स हैं, ये जो मैं हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग एंग्री इज समथिंग कि जब आपकी कोई राइट को अब्यूज करे और वो कॉन्स्टेंटली अब्यूज किए जा रहे हैं, तो आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स उसके एक्सपीरियंस में होगा वो बीइंग एंग्री होगा। उसके बाद आ जाता है हैविंग एग्रेशन आउटबर्स्ट। सेम वही चीज है कि वो बंदा बार बार अपने राइट्स के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, उसको हमेशा गुस्सा आएगा, वो हमेशा एंग्री आउटबर्स्ट देगा। उसके बाद आ जाता है हैविंग स्लीप प्रॉब्लम्स एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। इस चीज से तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर भी होते हैं। जब हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी, जब हमारी नींद नहीं होती अच्छी नहीं और क्वालिटी वाली भी नहीं होती, तो उस वजह से फिर हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी जो अटेंशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हम रात भर जाग के जब मूवी देखते हैं और सुबह उठ के फिर पढ़ाई करनी हो या क्लास लेनी हो, तो हमारी कंसंट्रेशन अटेंशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वाले जो साइंस हैं हमारे सारे एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। उसके बाद आ गए थे हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी के। उसमें थे अवॉइडेंस सिम्टम्स। अब जो अवॉइडेंस सिम्टम्स होते हैं जो पीटीएसडी के इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ये होते हैं कि वो अपने जो इवेंट होता है ना, जो भी उनके साथ बुरा होता है, जो अब्यूज होता है, जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसा हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो ये चीज डिस्कस नहीं करना चाहते। और वो अपने करीबी लोग, जिस तरह की उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी वो ये बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि वो अवॉइडेंस सीख कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे दूसरी किस्म के पेशेंट्स में भी होता है, जो सोशल एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। इसी तरह ये वाले जो पेशेंट्स हैं ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर। इस वजह से ये भी अवॉइडेंस शो कर रहे होते हैं। ये भी उन इवेंट्स को या उस इवेंट से रिलेटेड लोगों को, उस इवेंट से रिलेटेड चीजों को, बातों को, सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पुशिंग थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमा आउट ऑफ योर माइंड। सिंपल, जब एक बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको बार बार उस चीजों की थॉट्स आ रही है, उस चीज की मेमोरी आ रही है, उस चीज के इमोशंस वो बार बार एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बाहर आ जाती है। वो कोशिश करता है कि मैं अपनी जो थॉट्स एंड मेमोरी इनको पुश आउट कर दूं, इनको धक्का दे दूं बाहर, इनको मैं नहीं सोच। फिर उसके बाद आ जाता है अवॉइडिंग पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस दैट रिमाइंड यू ऑफ ट्रॉमा। सेम वही चीज है कि वो इंडिविजुअल जो है वो लोगों को, उन जगहों को, उन सिचुएशंस को, ट्रॉमेटिक इवेंट जहाँ पे हुआ था, उन तमाम चीजों को वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टॉपिंग एक्टिविटीज दैट रिमाइंड यू ऑफ द ट्रॉमा। अब जो एक्टिविटीज है, जिस तरह के एक इंडिविजुअल है उसका ट्रॉमा है होम से रिलेटेड, वो होम के अंदर रहना ही नहीं चाहता, वो घर के अंदर अपने घर के अंदर से रहना ही नहीं चाहता। वो क्या करेगा, वो हॉस्टल की तरफ चला जाएगा और उससे घर के कामों से भी, जो घर के अंदर काम होते हैं, सफाई करना, बाकी काम करना, उन एक्टिविटीज से भी उस पर चिड़ होना शुरू हो जाएगी और वो सिंपली उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, इसलिए ताकि वो उन तमाम थॉट्स को, उन मेमोरीज को रोक सके जो बार बार उसके जहन में आ रही हैं और उसको परेशान कर रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव थिंकिंग।
नेगेटिव थिंकिंग ये होता है कि आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स नॉर्मली जो लोगों को आती हैं उनसे ज्यादा आती है। ये लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा सोच आती है मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मैं सही नहीं हूँ, दुनिया सही नहीं है। वही सेम साइकिल जो एक डिप्रेशन का साइकिल होता है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे कि एक डिप्रेशन का जो नेगेटिव साइकिल होता है, दुनिया के बारे में नेगेटिव प्राइड होता है कि नेगेटिव थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेल्फ एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर, तो वो इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आ जाता है बीइंग मोर सेल्फ क्रिटिकल देन नॉर्मल। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम पीरियड आता है सेल्फ क्रिटिकल होते, लेकिन ये इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। ये अपने तारीफ को बुराई समझते हैं, ये तारीफ से भागने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी कोई तारीफ करें तो वो इस चीज को इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कोई इनको कॉम्प्लीमेंट ना दे, कोई इनको अच्छा ना बोले, और अगर कोई इनको अच्छा बोलता है तो वो उससे कहते हैं कि नहीं मैं इतना अच्छा हूँ नहीं जितना आप मुझे बता रहे। इसके बाद आ जाता है फीलिंग नम, डिस्टेंट एंड डिटैच्ड। ये जो फीलिंग्स है ये फीलिंग्स ऑफ डिसोसिएशन है, डीएसएम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जब हमें रियलिटी से कांटेक्ट हमारा नहीं रहता, उसके अलावा हम इमोशनली नम हो जाते हैं, हम इमोशंस फील ही नहीं कर पाते। अगर खुशी का इमोशन है तो वो हम इमोशन नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, अगर कोई अच्छा चीज होती है तो हम नहीं खुश हो पाते उस पर, और अगर कोई गमी की चीज है, कोई तकलीफ भी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज भी होगी, वो उस चीज पर दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रीवियसली उनका जो ट्रॉमा गुजरा था वो उसी की तकलीफ में और उसी की परेशानी में वो हमेशा रहते हैं, और वो नई तकलीफ और नई परेशानियों के बारे में सोच ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है finding it difficult to care about and enjoy things that you need to। इसमें हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ की चीजें, इवन अपनी प्रॉपर हाइजीन जो है उसकी केयर भी ऐसे लोग नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा टेंशन रहती है, परेशानी रहती है कि वो अपनी चीजों के साथ कैसे दोबारा लाइफ में कैसे वापस जाए, और उन्हें अपना पता नहीं क्यों गिल्ट फील होना शुरू हो जाती है और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को भी इंजॉय नहीं करते, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से डिफरेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि दूसरे लोग जो है वो डिफरेंट है और मैं डिफरेंट। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। अब कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में जैसे पहले मैं बता रही थी कि जब हम लोग पीटीएसडी को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उस बंदे को ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद या फिर किसी और को देखते हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस करने के, वो उसके बाद जो है ना वो उस चीज को 6 मंथ के अंदर अंदर कर लेता है, इन तमाम सिम्टम्स को शो करना कर देता है शुरू। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी आती है ना, अब कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में ये है कि बंदा जो है वो रिपीटेडली ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, वायलेंस, नेग्लेक्ट, अब्यूज, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, और उसका डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा। अब उसका जो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, अब उसका जो वो है ना साइंस एंड सिम्टम्स उतने क्लियर नहीं होंगे, वो बहुत डिसॉल्व हो जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल होती है। अब कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी की जो सबसे सुपर फॉर्म होती है जब ट्रॉमेटिक इवेंट हमारी अर्ली लाइफ में होता है। अर्ली लाइफ मीन्स चाइल्डहुड में होता है। जब भी चाइल्डहुड में कोई भी ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, बीइंग अ चाइल्ड आपके लिए सारी दुनिया एक बहुत बड़ी कोस्ट और परेशानियों और टेंशन से दूर होती है, ठीक है। भी चीज आपको फूल भी कोई कहते हैं ना, बच्चे को नहीं मानना चाहिए, वो भी उनको लग जाए तो उन्हें वो चीज बहुत बड़ी लगने शुरू हो जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज लगने शुरू हो जाती है। जिस तरह की हमने वॉटसन का जो एग्जाम्पल है जो उसने बच्चे पे एक्सपीरियंस किया था, वो वाला फेदर वाला जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने उससे फियर इंड्यूस किया उस बच्चे पे, तो वो बच्चा उस एक्सपेरिमेंट के कुछ अर्से बाद मर गया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए छोटी सी भी चीज, इवन अ फेदर इज अ वेरी बिग, उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इस वजह से जो बच्चा अर्ली लाइफ में कोई बंदा ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पीटीएसडी को एक्सपीरियंस करता है। फिर आता है ट्रॉमा, पैरेंट और करियर की तरफ से ट्रॉमा। जो पैरेंट और केयरर की तरफ से ट्रॉमा है वो तब होता है कि जब हम हमारे बहुत करीबी लोग हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे बहुत करीबी लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, तो हमें ज्यादा दुख होता है। फिर इसके बाद आ जाता है द पर्सन एक्सपीरियंस ट्रॉमा फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर सेम वही बात कि बहुत लंबे अर्से तक अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके सिम्टम्स को लोगों को नजर आ रहा है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है उसका
PTSD बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आ जाता है द पर्सन वाज अलोन ड्यूरिंग द ट्रॉमा। अगर पर्सन के साथ कोई लोग नहीं थे उस ट्रॉमा के दौरान, तो वो बंदा उस ट्रॉमा को अकेले एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से उसका जो PTSD वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि देयर इज स्टिल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉमा। अब इसमें जो है फिर हम एक और टाइप चले जाते हैं, हम एक और टाइप की तरफ चले जाते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज डिसऑर्डर। वो PTSD के बहुत बहुत सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो आता है कि फिजिकल अब्यूजर या नार्सिसिस्टिक पार्टनर और पेरेंट्स अगर वो आपके होंगे तो उसकी वजह से भी आपको उनके साथ स्टिल कांटेक्ट में रहना पड़ता है। अगर आप उनके साथ स्टिल कांटेक्ट में हैं तो वो चाइल्ड या वो स्पाउस वो PTSD को एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स PTSD। अब जो सिंपल सिम्टम्स ऑफ PTSD आपने पीछे देखे थे उसमें हमने देखा था 4 कैटेगरीज थी। डिसोसिएटिव सिम्टम्स थे, उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स थे, फिर उसके अलावा जो है वो अवॉइडेंस सिम्टम्स थे। अब यहाँ पे हमारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, बिल्कुल ज्यादा वो हो गए, जमा हो गए। ठीक है, अब इसमें यह है कि फीलिंग्स ऑफ शेम एंड गिल्ट एंड डिफिकल्टी कंट्रोलिंग योर इमोशंस। इंडिविजुअल अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, वो बहुत ज्यादा परेशान रह चुका है, बहुत ज्यादा टेंशन में रह चुका है। हल्की सी छोटी सी भी बात होगी वो बम की तरह फट जाएगा। और इसके अलावा शेम और गिल्ट जो है वो बहुत ज्यादा फील करते हैं, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स। अब इंडिविजुअल इस लेवल पे आ चुका है, उसका जो ट्रॉमा है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक हो गया। अब उस पर्सन को फिजिकल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, जिस तरह के हेडेक्स, डिजीनेस, चेस्ट पेन्स एंड स्टमक एक्स। और हम अगर इसको एंजाइटी की थ्योरी के हिसाब से देखें तो अगर हम ज्यादा लंबे अरसे तक एंजाइटी एक्सपीरियंस करें तो हमारे सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आ जाता है कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंडिविजुअल बहुत लंबे अरसे तक अगर रहता है इन सिम्टम्स के अंदर तो उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लली उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब वो अपने आप को फैमिली और फ्रेंड से दूर कर लेगा। फिर आ जाते हैं पीरियड्स ऑफ लूजिंग अटेंशन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। अब वो टेंशन भी लूज कर रहा है बहुत ज्यादा और बहुत लंबे टाइम पीरियड कर रहा है, वो टेंशन नहीं दे पा रहा किसी की बात को, किसी की फिजिकल जो उसके क्या होते हैं साइंस होते हैं, विजुअल क्यूज होते हैं, उनको टेंशन नहीं दे पा रहा। एंड फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स उसको होगी। उसके बाद रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, डिस्ट्रक्टिव और रिस्की बिहेवियर सच एज सेल्फ हार्म, अल्कोहल मिसयूज और ड्रग अब्यूज। अल्कोहल मिसयूज हम अपनी सोसाइटी में बहुत कम देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कैफीन का जो यूज है ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा कर लेते हैं हमारी सोसाइटी में। जो लोग ज्यादा एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो जो कैफीन है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब लास्ट फॉर्म आ जाती है ना, फिर उसकी जो बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हो जाती है, फिर वो सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं, वो बंदा उस पर अमल भी करने की फिर कोशिश करता है अगर बहुत लंबे अरसे तक कोई सिचुएशन में रहे। उसके बाद आ जाते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब जिस तरह की इंडिविजुअल है कि इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेल्फ, उसकी जो सारी जो लाइफ है ना, उसका जो सारी जिंदगी है वो सेल्फ के ऊपर गुजरती है। वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, वो दूसरों के इमोशंस को फील नहीं कर सकता, वो मैनिपुलेटिव होता है, वो कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको नीड ऑफ एडमिरेशन होता है कि सब मेरी तारीफ करें। वो कुछ अच्छा करता है तो वो इसलिए करता है कि उसके जवाब में, उसके फीडबैक में उसको एडमिरेशन मिले। फिर उसको नो फीडबैक से बहुत चिढ़ होती है, उसको कोई फीडबैक ना मिले तो वो उसको बहुत गुस्सा आता है। और साथ ही साथ वो लोगों को फीडबैक नहीं देता। अगर उसको कोई किसी की चीज अच्छी लगती है तो वो उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, किसी से हासिल कर लेगा, लेकिन वो उससे वापस उसको फीडबैक नहीं देगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये नो फीडबैक दोनों साइड पे चलता है। अब ये इजीली वोंडेड, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है बड़ी इजीली वोंडेड रहती है। अगर हम इनको छोटी सी भी बात कह दें कि आपका ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बहुत जल्दी इजीली वोंडेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब जो नार्सिसिज्म है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऐसे कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनकी वजह से जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द, जो उनके पार्टनर हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनको नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिंड्रोम हो सकता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिंड्रोम जो है वो PTSD के फॉर्म में है। अब नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिंड्रोम में क्या होता है कि एक कंडीशन occurs when a person has been living with or spending a significant amount of time with the narcissist। हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा जब कॉम्प्लेक्स PTSD हो तब होता है
जब हम बहुत लंबे अरसे तक एक अब्यूज, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिजिकल है, उसको इस फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जो नार्सिसिस्ट है वो हर फॉर्म ऑफ अब्यूज लेते हैं। इसकी जो सिंपल एग्जांपल है, अगर अभी आजकल कोई फॉलो कर रहा होगा, तो जो एम्बर हर्ड वाला केस है अमेरिका में है, जो एक्टर्स का है, कि उसमें जो फीमेल है वो नार्सिसिस्टिक अब्यूजर है। वो उसको लगता है कि उसको इम्पोर्टेंस की जरूरत है, उसको हर चीज में उसकी सुपीरियरिटी है, वो जॉनी डेप से ज्यादा बेहतर लगती है, उसकी शक्ल चाहे ज्यादा खूबसूरत है, या वो उसको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है बस इसी बात पे। तो इस वजह से वो उसको अब्यूज करती है। और ये केस है कि वो एक फीमेल होने के बावजूद मेल को अब्यूज करती रही है फिजिकली। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं पीटीएसडी के, जैसे इंट्रूसिव थॉट्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए, वही मेमोरीज, थॉट्स का वापस आना, फ्लैशबैक्स, अवॉइडेंस, फीलिंग आइसोलेटेड, सब पीटीएसडी में होता है, एक्सट्रीमली अलर्ट, विजिलेंट ऑल द टाइम। अब इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं अपने फ्लॉस के। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूजर जो होता है वो 24 घंटे आपको आपकी बुराइयां दिखाता है। वो एक ऐसा शीशा है जिसके अंदर आप खड़े होकर अपने अंदर जो भी बुराई है वो देख सकते हैं। उसके अलावा डाउट योर ओन सैनिटी। जो लोग ज्यादा लंबे अरसे तक ऐसे नार्सिसिस्टिक अब्यूजर्स के साथ रहते हैं, उन्हें अपना आप ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मतलब जैसे कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है। उनकी सेंस ऑफ रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं फॉलोइंग आइडियल्स इम्प्लांटेड बाय द नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स। नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स जो हैं वो कंट्रोलिंग पार्टनर्स होते हैं। क्या पेरेंट्स हो गए, वो अपने आइडियल्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रन पे या अपने स्पाउसेस पे हमेशा इम्प्लांट करते हैं। उनके हिसाब से आपको ऐसा होना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं हैं आप उनके लिए ह्यूमन नहीं है। उनकी जो अच्छाई है, जो उनकी पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो आप फिर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपको हमेशा उनके बुरी जो साइड है वही देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ऐसे जो जाहिर बात है, जो ऐसे लोग होते हैं वो कॉन्टैक्ट ऑफ रियलिटी भी उनका ब्रेक हो जाता है। अब वो रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं, उनकी एक अलग से लाइफ बन चुकी है जिसमें अपने नार्सिसिस्टिक अब्यूजर को खुश करना उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय के अपने गोल्स को, अपने राइट्स को, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें। फिर उसके बाद आ जाती है कॉजेस ऑफ पीटीएसडी। कॉजेस ऑफ पीटीएसडी में सबसे पहले हम ट्रॉमा की बात की थी, उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। The death of someone close to you, war and conflict, torture, serious accidents, physical assaults, abuse and neglect, serious health problems. ये सारी की सारी चीजें जो हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में आ जाती हैं। अगर हम इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो हम लोग पीटीएसडी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में द प्रेजेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन अ फैमिली। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया, शिज़ोफ्रेनिया हो गया, इवन पीटीएसडी भी हो गया, अगर आपकी फैमिली में ये प्रेजेंट है तो इस वजह से आपको जो है वो ये वाला पीटीएसडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप वल्नरेबल हो जाते हो किसी भी किस्म के पास्ट एक्सपीरियंस को लेके या फिर कोई ट्रॉमा को लेके आप, और फिर उसके बाद आप पीटीएसडी को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद आ जाता है हाई एड्रेनलिन। हाई एड्रेनलिन जो का मतलब ये होता है कि हमारे जो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है ना वो अब नॉर्मल लेवल पे आ चुके हैं। अब हमारे जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि हमारा जो इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है। हम पहले ब्रेन चेंजेस को समझ लेते हैं। ब्रेन चेंजेस में जो हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग पार्ट्स है ना, जो हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, मैंने पहले भी बताया होगा शायद, एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये जो सारे सिस्टम्स है ना, ये हमारी मेमोरी में और हमारी जो इमोशंस है, इमोशनल रेगुलेशन में और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा काम करते हैं। इन तीनों चीजों का हमारा बहुत अच्छा वो है कनेक्शन है पीटीएसडी के साथ। अब जब एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है तो उसका जो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स में जो एड्रेनलिन है वो क्या काम करता है, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। वो हमारे मसल्स को रिजिड कर देगा, हमारे जो आउटर पार्ट्स है ना ऑफ द बॉडी उसकी तरफ खून फेंकना शुरू कर देगा। जिस तरह के जो लोग एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे थे, शेम या गिल्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनका मूला हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी हमें फाइट के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स की तरफ एनर्जी जा रही होती है, बूस्ट जा रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ
एनर्जी जो है वो हमारी एक्सटर्नल बॉडी और मसल्स की तरफ जाए, ताकि हम कोई भी डेंजर जो है हमारी बॉडी के एक्सटर्नल डेंजर है वो उसको हम कोप कर सकते हैं उसके साथ। तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है इन रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस, कोई भी डेंजर, उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि या तो हम उस चीज के साथ फाइट करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं अवॉइडेंस करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पीटीएसडी के सिम्टम्स में भी आ जाते हैं, अवॉइडेंस सिम्टम्स। हम उस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमने अगर शेर को देखा है, या तो एक बंदा होगा वो इतना बहादुर है कि वो जाके उसके साथ लड़, या एक बंदा इतना फिर उसको पता है कि ये नहीं है, मतलब ब्रेन को उसको बताता है कि ये रैशनल नहीं है, तो वो फिर भाग देगा। तो ये जो दोनों रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारे साइड टू साइड चलते हैं। ये हमारा एएनएस जो है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको प्रिपेयर करता है, और हमारा जो इमोशनल सिस्टम है, जो हमारा इमोशनल सेंटर्स हैं जिस तरह हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला, इसमें काम करता है। फिर हमने देखा कि हमने जब इनका ब्रेन का जो एमआरआई किया, स्कैन किया, तो उनके जो हिप्पोकैम्पस होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। अब हिप्पोकैम्पस का जो काम है वो एक तो इमोशनल सिस्टम का ये पार्ट है, उसके अलावा मेमोरी फॉर्मेशन में भी इसका काम है। मेमोरी फॉर्मेशन में अब हमारे जो इंडिविजुअल है उसको जो मेमोरीज की प्रॉब्लम हो रही है वो इससे एक्सप्लेन होती है, क्योंकि एक बंदे का हिप्पोकैम्पस का स्मॉलर साइज है, तो जो उसकी मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, मैं ये बताना बिल्कुल ही भूल गई कि जो उसके अंदर होता है वो इंट्रूसिव मेमोरीज होती है, साथ में भी उसकी मेमोरी प्रॉब्लम होती है कि उसको एक पार्ट ऑफ द ट्रॉमा बिल्कुल ही भूल जाता है। तो वो हिप्पोकैम्पस के स्मॉलर साइज होने की वजह से हो जाता है। कि जो ये लोग होते हैं पीटीएसडी वाले, इनके अंदर हिप्पोकैम्पस स्मॉलर साइज का होता है, इस वजह से इनको जो एक पार्ट होता है ऑफ द ट्रॉमा वो बिल्कुल भूल चुका होता है। और जो मेमोरी प्रॉब्लम्स जिनको बार बार इंट्रूसिव थॉट्स और मेमोरीज जो आ रही होती है बार बार, वो उसका पार्ट है अमिगडाला का। अमिगडाला जो होता है वो इमोशंस और मेमोरीज को जो है ना हिप्पोकैम्पस से लेके मेमोरी उसको इमोशंस के साथ अटैच कर देता है, और फिर हमारी जो मेमोरी जो ज्यादा इमोशंस के साथ अटैच होती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है। यही वजह है कि जो पीटीएसडी वाले लोग होते हैं इनको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाता है, और वो बार बार उनको दिखाई देता है। हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला वो काम भी करते हैं, फिर साथ ही साथ मिलके इसमें भी हमारे फ्लैशबैक्स में भी। फिर उसके बाद आ जाता है सर्वाइवल मैकेनिज्म। सर्वाइवल मैकेनिज्म ये कहता है कि हमारा जो सर्वाइवलिस्ट होते हैं, जो हमारा डार्विन था, जिसके हिसाब से हम हर चीज जो करते हैं वो हम अपने रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट करते हैं। तब कि हम एनवायरनमेंट के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए हम अपने अंदर कोई चेंजेस लाते हैं, फिजिकल चेंजेस लाते हैं, इमोशनल चेंजेस लाते हैं, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। डार्विन का बेसिक जो एक आइडिया है वो ये। तो सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिसाब से वो कह रहा है कि ये एक इंस्टिंक्टिव मैकेनिज्म है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और ये आपको फर्दर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बचाने के लिए आपको पीटीएसडी एक्सपीरियंस कराता है, वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कराता है, ताकि आप भूले नहीं कि मेरे साथ ये मसला खुदा ना खास्ता हुआ था, ये दोबारा भी हो सकता है, इस वजह से मैं अपने आप को प्रिपेयर रखूं। लेकिन अब मसला ये है कि जब एक इंडिविजुअल ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के बाद भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट में आ जाता है साइको एजुकेशन। बेसिकली जो सेमिनार का मकसद था, इस वेबिनार का मकसद था कि आपकी साइको एजुकेशन हो सके, एक बंदे को पता लग सके कि इसकी क्या फॉर्म्स है, इसकी क्या साइंस है, इसकी क्या सिम्टम्स है, और उसके बाद फिर एक प्योरली साइकोलॉजिकल फॉर्म आ जाती है सीबीटी। सीबीटी में हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपीज को साथ में कंबाइन करके, उसकी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं फॉर मैनेजिंग पीटीएसडी, उसमें आ जाती हैं रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज, एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी। अब हम एक्सपोजर थेरेपी कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब हम कोई ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी वजह से हमने हमारे जो अवॉइडेंस सिम्टम्स होते हैं, जो हम लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, प्लेसेस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, एक्टिविटीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को जारी बात है एंजाइटी और सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो प्रॉपर एक थेरेपी के चैनल में उसको इन चीजों के साथ एक्सपोजर देता है। समझो कर किसी बंदे को एक डार्क प्लेस में कोई एक्सपीरियंस करना पड़ा, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा, फिजिकल अब्यूज, अब उसको डार्क से भी डर लगता है, उससे फिजिकल अब्यूज से भी डर लगता है, उसको ऐसी जगह से भी डर लगता है। ठीक है, अब उसको उसके साथ हम लोग एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उसका एक्सपोजर कराएंगे, उस जगह का फियर एक्सपोजर कराएंगे, एंजाइटी एक्सपोजर कराएंगे,
आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिविजुअल है वो लर्न कर लेगा अपने जो सिम्टम अवॉइडेंस सिम्टम्स हैं उनको खत्म करने की और अपनी फियर और एंजाइटी से लड़ने की। ये हमारी एक क्या कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी होती है हमारी CBT में। उसके बाद आ जाती है रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज। ये गलत हो गया, रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज हम लोग पहले सिखाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कॉग्निटिव या बाकी एक्सपोजर थेरेपी करते हैं। रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज में आ जाती है हमारी फिजिकल सिम्टम्स और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग PTSD के जो सिम्टम्स हैं उसको कम करने के लिए और उसके अलावा उस बंदे को दोबारा से सेफ फील कराने के लिए हम उसको रिलैक्सेशन स्ट्रेटजी सिखाते हैं। उसमें फिर आ जाती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। हमारे इसी PLH में एक बंदी थी, उन्होंने कराया था इस पे भी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा सेशन कराया था उन्होंने। और डीप ब्रीथिंग में होता है कि आप सांस लेते हो नाक से और फिर अंदर रखते हो उसको और उसके बाद फिर उससे सांस बाहर निकालते हो। इससे आप डीप ब्रीथिंग से जो है वो आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम होता है और आपकी जो रिलैक्सेशन की जो होती है वो आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बाकी चीजें जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना जो हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं, जिस तरह योगा हो गया, अरोमा थेरेपी क्या होता है, अच्छी अरोमा जिस तरह फ्लावर्स रख लेना अपने कमरे में जो होते हैं, या फिर वो जो अरोमा वाली कैंडल्स होती है उनको लाइट करके रख लेना, या फिर एक अच्छा सा बात ले लेना, या नॉर्मल एक्टिविटीज में, क्योंकि हमने देखा कि जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल एक्टिविटीज में भी पार्ट तो नहीं ले रहा था, और नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ वापस लेके आना वो भी उस बंदे के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है। और उसके बाद फिर लास्ट में आ जाती है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में हम लोग उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, उसकी नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिव थॉट्स जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, उसका कॉग्निटिव ट्राइड एक्टिवेट हुआ है, वो अपने बारे में पूरी फीलिंग्स आ रहा है, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग्स ऑफ शेम, सारी चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सेल्फ क्रिटिकल भी है, वो ब्लेमिंग भी कर रहा है, अपने सेल्फ ब्लेमिंग भी कर रहा है। तो इन तमाम नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल्स को हम लोग चैलेंज करते हैं और वो एक प्रॉपर एक उसके थ्रू होता है कि जिसमें हम पहले ट्रॉमेटिक इवेंट को क्या नाम है आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स या जनरली लोगों के बारे में भी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव प्लेसेस के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स, सारी चीजें जो है हम उसकी चैलेंज करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इस तरह से हम एक बंदे को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सेल्फ पैशनेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज की वेबिनार इधर तक ही था। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं।